हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग जो लाइव क्लास है अपनी ज्वाइन करो। उसके बाद हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि नेटवर्क इशू था। गुड इवनिंग यशवंत। यहाँ पे जो वाईफाई की जो वायर्स होती है वो कट चुकी थी तो इसलिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज हम अपना ये जो टॉपिक 2 है विटल से का इसको खत्म करेंगे, कंप्लीट कर देंगे इसको। ओके, 2 मिनट वेट करते हैं और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी क्लास ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए अगर किसी को कोई डाउट है क्लास के रिगार्डिंग या प्रीवियस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप लोग जो है पूछ सकते हो यहाँ पे। बताओ बेटे, किसी को कोई डाउट? तो चलो अब हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप बता देना, ठीक है? मैं आपके जो मैसेज है वो देख लूंगी। तो मेरे को पहले ये बताओ कि हम कहाँ से कितने हमने जो फार्मिंग के टाइप हैं, 5 फार्मिंग के टाइप कंप्लीट कर लिए थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने पढ़ लिया था और शिफ्टिंग कल्टीवेशन की ये दोनों इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ली थी। रूडिमेंट्री सेडेंट्री टिलेज मैंने आपको पढ़ा दिया था। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विद पेडिडोमिनेंस हो गया था और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विदाउट पेडिडोमिनेंस हमने पढ़ लिया था। अब हमारा जो 6th है वो है सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग। यही पे आए हुए हैं हम। हिंदी में निर्वाह फसल और पशुधन खेती। निर्वाह फसल यानी कि इसमें हम जो खेती करते हैं, फसल करते हैं, वो अपना जीवन जीने के लिए और साथ ही साथ पशु के पालन के लिए करते हैं और हम पशुपालन भी करते हैं जीवन निर्वाह के लिए। इस प्रकार की खेती में किसान फसलों का उत्पादन करते हैं और मुख्य रूप से अपने उपभोग के लिए पशुधन पालते हैं। वे नकद आय अर्जित नहीं करते हैं, इसलिए वे आधुनिक मशीनरी और अच्छे प्रजनन स्टॉक खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है, इंग्लिश में देख लेते हैं कि ये जो आपकी सब्सिस्टेंट लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, सब्सिस्टेंस क्रॉप फार्मिंग है, इसमें क्या होता है, ये इस तरीके की फार्मिंग है जिसमें जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसल उगाते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन को काटने के लिए जो पशु है उनका कंजम्पशन करते हैं, उनको पालते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं। वो दे डू नॉट अर्न कैश इनकम। वो जो इनकम है वो कैश में अर्न नहीं करते हैं, इसलिए उनके पास जो इनकम तो होती है लेकिन कैश नहीं होता है। इसका कहने का मतलब है कि वो कमर्शियली जो बिजनेस है वो नहीं करते हैं, वो गुड के बदले गुड देते हैं ना, वैसे करते हैं। और सो ये क्या है,
सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय मॉडर्न मशीनरी एंड गुड। तो वे अच्छे तरीके के या नए तरीके के जो मशीन्स हैं वो नहीं खरीद पाते हैं, और उनकी जो रिटर्न होती है वो भी लो होती है। अब देख लेते हैं कि ये जो सबसिस्टेंस क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग ये कहाँ पे होती है। इसके जो एक्सटेंसिव एरिया है जहाँ पे इस तरीके की फार्मिंग होती है वो है आपका ईस्ट यूरोप में, रशिया में, मिडल ईस्ट एंड मैक्सिको में। ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले होती थी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ कि आपकी जो लैंड है, लैंड का कलेक्टिवाइजेशन का मतलब है कि लैंड को इकट्ठा कर लेना, कलेक्ट कर लेना। और उस यानी कि आप कह सकते हो कि पहले सिर्फ एक इंडिविजुअल जो फार्मर है अपने एक खेत पर काम करता था, लेकिन कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है जब जो फार्मर्स है सभी फार्मर्स के जो फील्ड है वो ले लिए जाते हैं और उस पर एक साथ जो है फार्मिंग की जाती है, वो होता है कलेक्टिवाइजेशन। और कलेक्टिवाइजेशन आपका जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, सोशलिज्म इन रशिया, तब आपके स्टेलिन ने 1902 के आसपास जो है ये कलेक्टिवाइजेशन किया था। तो कलेक्टिवाइजेशन के बाद क्या हुआ, आपका यूरोप और रशिया आ गया ना, यूरोप और रशिया में भी ये जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो अपनाई जाने लगी। दिस सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, और इस तरीके की जो एग्रीकल्चर है वो मैक्सिको के कुछ पार्ट में, टर्की, ईरान और इराक में भी क्या है की जाती थी। लेकिन बट इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कमर्शियल इन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये क्या है, अब ये कमर्शियल होती जा रही है। पहले इसमें जो मनी है, मनी का यूज नहीं होता था, लेकिन अब इसमें क्या है, मनी भी यूज की जाने लगी है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आपकी कुछ कंट्री थी, जैसे आपका कौन कौन सी थी, ईस्ट यूरोप था, रशिया था, मिडल ईस्ट था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपका यूरोप और रशिया में कलेक्टिवाइजेशन हुआ, उससे इस एग्रीकल्चर को और ज्यादा सपोर्ट मिला। और मैक्सिको में, टर्की में और ईरान इराक में भी इस तरीके की जो एग्रीकल्चर है वो की जाने लगी। ठीक है, अब उसके बाद है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहले ये पढ़ के उसके बाद हम वर्ल्ड के मैप पे देखेंगे कि ये कहाँ पे है। ओके, तो इसकी विशेषताएं हैं, द मेथड एम्प्लॉयड टू ग्रो सबसिस्टेंस क्रॉप एंड रेज लो ग्रेड एनिमल्स आर प्रिमिटिव। ये कहते हैं कि जो निर्वाह फसलें उगाने और निम्न श्रेणी को के जानवरों को पालने के लिए अपनाई गई विधियां आदिम है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो निर्वाह फसलें करते थे सबसिस्टेंस फार्मिंग में, जो फसलें उगाते थे उनमें जो मेथड यूज होते थे वो पुराने तरीके थे। आदिम का मतलब है ओल्ड तरीके के जो मेथड्स है वो यूज करते थे। शारीरिक श्रम और पशु शक्ति का प्रयोग अधिकतर किया जाता था। जैसे अब तो हम ट्रैक्टर का, मशीन का, कल्टीवेटर इन सब को यूज करने लगे, लेकिन पहले क्या होता था, हम पशुओं का ही यूज करते थे, हल चलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इस कृषि की वो कैरेक्टरिस्टिक है। आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसी कौन सी फसल है या ऐसी कौन सी फार्मिंग है जिसमें फसलों को उगाने और जानवरों को पालने की गतिविधियां या एक्टिविटी मेथड या पुराना है, ओल्ड है, आदिम है। तो आप क्या बताओगे कि वो है आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड एनिमल, सबसिस्टेंस क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग। ठीक है, अब सेकंड है, सीड्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड एनिमल्स ऑफ लो स्टॉक, ग्रेजिंग लैंड आर पुअरली मैनेज। सेकंड पॉइंट है कि जो बीज है वो निम्न गुणवत्ता के होते हैं और जानवर कम स्टॉक के होते हैं। यानी कि जो, गुड इवनिंग सविता, जो आपके बीज हैं वो अच्छी गुणवत्ता के यूज नहीं होते, और जो आपके जानवर है, जानवर का स्टॉक भी यानी कि उनकी संख्या भी कम होता है। और जो चराग आते हैं वो चरागा क्या होते हैं, एनिमल को ग्रेज करने के लिए, यानी कि जहां पर एनिमल चराते थे उसका जो प्रबंध है वो भी क्या है, खराब तरीके से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये थर्ड पॉइंट है, कैपिटल जनरेशन इज वेरी लो। यानी कि जो आपका कैपिटल जनरेशन का मतलब है कि जो पूंजी सृजन होता था, यानी कि इसमें
पूंजी बहुत कम थी। पूंजी का मतलब होता है पैसा, कैपिटल का मतलब होता है क्रेडिट या पैसा, वो था बहुत कम था। और आपका जो बार्ले और वीट था वो ही यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट सीरियल थी जो उगाई जाती थी। रे एंड मेज आर द चीफ फूड ग्रेन्स फॉर द पीपल एंड पोटैटोज एंड बार्ले आर अदर स्टेपल फूड। क्या कहते हैं, जौ और गेहूं सबसे महत्वपूर्ण अनाज है, राई और मक्का लोगों के लिए मुख्य खाद्यान्न है, और आलू और जौ अन्य मुख्य खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है कार्ट स्टिल रिमेन द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इकोनॉमिक मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कार्ट क्या होती है, जो अभी आप देख रहे हो ना, घोड़ा गाड़ी, जिसको गांव में बग्गी भी बोलते हैं। तो वो जो गाड़ियां हैं अभी भी परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण और आर्थिक साधन बनी हुई है। अभी कोई भी आपकी जो मशीन है वो यूज नहीं हो रही है। आया समझ में आपको? उसके बाद आपकी जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है नियर द डेवलपिंग अर्बन सेंटर्स मार्केट गार्डन्स एंड डेयरी फार्मर्स आर इवॉल्विंग। ये वॉन थ्यूनेन वाली थ्योरी का ही एग्जांपल देख लो यहाँ पे। जो आपके अर्बन सेंटर है, अर्बन सेंटर के पास कौन सी फार्मिंग होती है? मोस्टली मार्केट गार्डन यानी कि फ्लावर उगाने वाली खेती और डेयरी फार्मिंग आपके अर्बन सेंटर के पास होती है। ठीक है। तो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक और सबसिस्टेंस जो फार्मिंग है, सबसिस्टेंस क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका एक बार हमें क्या देखना है, मैप देखना है। बताओ बेटे, समझ में आया ये सबसिस्टेंस लाइफ स्टॉक फार्मिंग? एक बार इसका मैप में डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ओके। तो अब एरिया देखते हैं बेटे। ये जो सबसिस्टेंस क्रॉप फार्मिंग है ये कौन कौन से एरिया में आपका होता है? इसका जो एरिया है वो, ये देखो, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का एरिया तो ये आपका शो हो रखा, लेकिन आपका ये विटल से के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम इस मैप को नहीं देखेंगे। ओके। ये मैंने मैप नीचे लगा रखा होगा, एक मिनट। ये देखो, आपका कौन कौन सा एरिया था? आपका एरिया था ये यूरोप वाला एरिया था, और आपका अफ्रीका वाला एरिया था। यही था ना आपका? एक मिनट बेटे रुकना।
हाँ जी नीतीश, ये एग्रीकल्चर, ये देखो आपका यूनिट 2 है, यूनिट 2 है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट। उसमें आपके 3 पार्ट दे रखे हैं आपके एनटीए वालों ने। पहला पार्ट है आपका एग्रीकल्चर, दूसरा है आपका रीजनल ज्योग्राफी और तीसरा है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। ये 4 आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसलिए हम पहले अपनी जो सारी थ्योरी है ना, वो सारी थ्योरी कवर करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमारी थ्योरी अच्छे से नहीं हो पाई थी और थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं हमारे। ओके, तो अब हमारा जो 7 टाइप है वो है आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। और एक बात याद रखना, मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि, इसकी एक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका सीट्रस फ्रूट। जो खट्टे फ्रूट होते हैं ना, वो आपके वहां पे उसकी खेती होती है, जिसको हम वीटी कल्चर भी बोलते हैं। वीटी कल्चर का मतलब क्या है बताओ। आपके बहुत सारे कल्चर है जो अभी आपको साथ में मैं बोलूंगी, और आपको वो नेम नोट करने हैं क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, वीटी कल्चर क्या होता है? विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती, ठीक है। और ये विटीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। विटीकल्चर, ओलेरी कल्चर, पर्मी कल्चर। अब हम पढ़ रहे हैं भूमध्य सागरीय कृषि, और इस भूमध्य सागरीय कृषि की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है खट्टे फ्रूट या सीट्रस फ्रूट। तो कहते हैं कि रेशम कितपलान, ये क्या लिखा है सविता, समझ नहीं आया बेटे। भौगोलिक दृष्टि से भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो सभी प्रकार की कृषि का सबसे लोकप्रिय रूप है, और यह कृषि एक प्राचीन प्रणाली है जो मनुष्य और प्रकृति के बीच अधिक स्थिर सहयोग का प्रतिनिधित्व करती है। अब इसका पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखो पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बताऊं तो ये भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर के ये ऊपर वाला एरिया और ये थोड़ा सा नीचे वाला एरिया, अफ्रीका वाला पार्ट आता है इसमें। और आपका ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग आता है? ऑस्ट्रेलिया का ये जो दक्षिणी पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पार्ट में मेडिटेरियन कल्चर होती है। और आपका ये है साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में ये जो आपका चिली है, चिली में भी आपकी भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो की जाती है। तो देख लो अब इसके एरिया, यूरोप है आपका, उत्तरी अफ्रीका, ये देखो ये ऊपर वाला हो गया दक्षिणी यूरोप, ये ऊपर वाला हो गया उत्तरी अफ्रीका। पश्चिमी एशिया यानी कि इधर वाला ये जो भूमध्य सागर से लगता है, ये वाला आपका पश्चिमी अफ्रीका, सॉरी पश्चिमी एशिया। आपका कैलिफोर्निया कहाँ है? ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका के इधर ऐसे एक पार्ट निकला हुआ है, इसको बोला जाता है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में भी आपकी मेडिटेरियन क्लाइमेट होती है। मिड चिली और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका यानी कि ये अफ्रीका वाला पार्ट है, इस अफ्रीका का ये जो सदन है यहाँ पे भी आपकी क्या होती है? भूमध्य सागरीय कृषि। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में भूमध्य सागर की सीमा से लगी भूमि में मौजूद है। यहाँ पे आपकी क्या होती है? मेडिटेरियन फार्मिंग होती है। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशेदार फसलों की, रेशेदार फलों की नहीं बेटे, रेशेदार नहीं होती है। आपका जो ये वीटी कल्चर है, वीटी कल्चर का मतलब है अंगूर की खेती, ग्रेप्स फार्मिंग, ठीक है। तो आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ ये कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर लो, यहाँ पे सीट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फलों की खेती की जाती है। इन खट्टे फल में आपके ऑरेंज, ग्रेप और आपके लेमन, ये सब इंक्लूडेड है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया। और ये जो क्लाइमेट है,
ये कहते हैं ऑल द मेडिटेरियन लैंड शेयर अ सिमिलर फिजिकल एनवायरमेंट। जितने भी अभी मैंने एरिया बताया ना, वहां पे एक सेम तरीके की मेडिटेरियन क्लाइमेट है। और इस क्लाइमेट क्या में क्या होता है, दिस द क्लाइमेट इन दिस लैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोइस्ट एंड वाइल्ड विंटर। यानी कि देखो, अब भूमध्य सागरीय जो क्लाइमेट है ना, उसकी एक विशेषता ये है कि जैसे हमारे क्या होता है, हमारे गर्मियों में बारिश होती है, लेकिन वहां पे सर्दियों में बारिश होती है। और वहां पे गर्मी क्या होती है, सूखी होती है। गर्मी क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्मी और ड्राई समर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सी ब्रीज जो है ना, वो कुछ रिलीफ देते हैं इस गर्मी से बचने में। ये मेडिटेरियन क्लाइमेट में क्या होता है ना, मेडिटेरियन क्लाइमेट, यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पे ये आपका यूरोप है, और ये आपका अफ्रीका है। तो आपका सी ब्रीज क्या होता है, किसी को पता है सी ब्रीज क्या होता है? अगर किसी को पता है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ कि आपका सी ब्रीज क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्लाइमेटोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज कुछ रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि ये सी ब्रिज क्या होता है? बताओ बेटे, सी ब्रिज क्या होता है? किसी को पता है सी ब्रिज क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं सी ब्रिज को समुद्र समीर। किसी को भी नहीं पता सी ब्रिज क्या होता है? बताओ, नहीं तो मैं बताती हूँ बेटे। सी ब्रिज किनारा नहीं होता बेटे, यशवंत, मैं बताती हूँ अब। अच्छा, अब जो मैं कंसेप्ट बता रही हूँ ना, उसको बहुत अच्छे से समझना। ये सी ब्रिज का मतलब आपको क्लियर कैसे होगा, देखो। ये आपका लैंड पार्ट है, ये आप ये मान लो ये इंडिया है, ये आपका बे है, बे ऑफ बंगाल मान लो इसको, और ये आपका अरेबियन सी है, ठीक है। अब अगर हम लैंड की और आपके ओशियन का नेचर देखें, तो आपका जो भूमि वाला धरातल वाला भाग है ना, तो वो बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। और वही ओशियन क्या है, यानी कि पानी का नेचर ऐसा है कि लेट गर्म और लेट ठंडा। और आपका जो लैंड है, धरती है, वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अब गर्मियों में क्या है, गर्मियों में हमें जो इंसोलेशन है वो ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से लैंड जल्दी गर्म हो जाती है। लैंड पे आपका टेम्परेचर ज्यादा, और आपका ओशियन पे टेम्परेचर कम हो जाता है। क्योंकि जो पानी है, पानी आपका अनस्टेबल है। पानी क्या है, अनस्टेबल है। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो पानी अनस्टेबल है, यानी कि इसमें मूवमेंट ज्यादा है। और दूसरा, पानी ट्रांसपेरेंट है, यानी कि जो सन की रेज आती है उसको 200 मीटर की गहराई तक पानी की परत को गर्म करना होता है। वही लैंड को सिर्फ, लैंड आपकी ओपेक है, और लैंड को सिर्फ सूर्य की किरणों के द्वारा 10 सेंटीमीटर तक गर्म करना होता है, जिसकी वजह से लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। पानी लेट गर्म लेट ठंडा होता है। तो अब इससे क्या होता है, लैंड पर दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, और ओशन पार्ट पे टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू लैंड। अब जब टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो टेम्परेचर और प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप है। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां पे प्रेशर लो होगा, लो प्रेशर होगा। और जहां पे टेम्परेचर कम होगा, वहां पे प्रेशर हाई होगा। अब हमारी विंड का नेचर है कि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो आपकी जो ये विंड है, यानी कि यहाँ पे जो समुद्र है, समुद्र पे टेम्परेचर लो है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट है, और हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं।
यानी कि पानी से लैंड की तरफ चलती हैं। और ये जो हवाएं चलती हैं दिन के समय पानी से लैंड की तरफ, तो इसको बोलते हैं सी ब्रिज। ठीक है, इसको बोलते हैं सी ब्रिज। वहीं रात को इसका इनवर्स हो जाता है कि आपके लैंड पे हाई प्रेशर और पानी पे लो प्रेशर, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रात को लैंड ब्रिज और दिन में सी ब्रिज होता है। तो ये जो सी ब्रिज होती है ना, सी ब्रिज आपकी मोइस्ट विंड होती है। कैसे? क्योंकि ये हवा समुद्र से लैंड की तरफ चलती है। जब समुद्र से लैंड की तरफ चलती है ना, तो ये अपने अंदर जो मॉइस्चर है उनको ले लेती है, और उस मॉइस्चर की वजह से हमें क्या है, थोड़ा रिलीफ मिलता है, गर्मी कम लगती है। लेकिन जो हवाएं लैंड से समुद्र की तरफ चलती है वो सूखी होती है, उनमें मॉइस्चर नहीं होता, और वो बहुत ज्यादा गर्म पवने और आर्द्र पवने होती हैं। आया बेटे समझ में सी ब्रिज? ये क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है, आपको तब क्लाइमेटोलॉजी शुरू करेंगे इसके बाद, तब समझ में आएगा। ओके, तो अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है मेडिटेरियन क्लाइमेट की, वो पढ़ लेते हैं। जो मोस्ट कॉमन फीचर है, फीचर का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट कॉमन फीचर या जो कैरेक्टरिस्टिक है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर का, वो है दिन में विंड ओशियन से लैंड की तरफ चलती है। हाँ जी बिल्कुल, ये ऐसे याद मत करो सविता कि दिन में ओशियन से लैंड की तरफ चलते हैं। बस आप क्या याद करो, हाँ टेम्परेचर याद कर लो कि दिन में टेम्परेचर आपके लैंड पे ज्यादा होगा और पानी पे कम, और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर लो, और जहां पे टेम्परेचर कम होता है वहां पे प्रेशर हाई। यानी कि टेम्परेचर में और प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जहां पे टेम्परेचर कम होगा वहां पे प्रेशर हाई होगा, और जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर लो होगा। और जो विंड है, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा मूव करती है। आपकी तीन चीजें होती है, एक होती है विंड, एक होती है एयर, और एक होती है आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। इन तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। विंड क्या होता है, क्या किसी को पता है विंड क्या होती है, एयर क्या होती है? कोई बता सकता है? इससे भी क्वेश्चन आते हैं बेटे आपके कि व्हाट इज विंड, व्हाट इज एयर। बताओ विंड और एयर में क्या डिफरेंस है? दोनों हवा ही है नहीं बेटे, इनमें डिफरेंस होता है। जोर से और धीरे धीरे चलने वाली, अच्छा। अब मैं बताती हूँ आपको विंड और एयर क्या होता है। देखो, आपकी जो एयर होती है ना, एयर क्या होती है आपकी? हवा। एयर का मतलब होता है वायु, हवा नहीं होता। एयर का मतलब होता है वायु। वायु क्या होती है?
सबसे पहले तो आपकी हवा कैसी होती है, ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, और इसमें आपकी जो गैस है वो मिक्सचर होती है। यानी कि जो एयर होता है ना, एयर का मतलब होता है गैसियस मिक्सचर। हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो गैस का मिक्सचर है उसको बोला जाता है एयर। यानी इसमें आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब इंक्लूड है। और आपकी एयर में कैसी मूवमेंट होती है, वर्टिकल मूवमेंट होती है। एयर में हमेशा कैसे मूवमेंट होती है, वर्टिकल, यानी कि बस नीचे से ऊपर उठती है हवा। लेकिन विंड क्या होती है, विंड में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। ये याद रखना, विंड में ऐसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, जबकि एयर में ये वर्टिकल मूवमेंट होती है। आया बात समझ में? सिर्फ इससे भी काम नहीं चलता है और सिर्फ इससे भी काम नहीं चलता है, दोनों के कंबाइन फोर्स की वजह से ये सारी एक्टिविटी हमारे अर्थ पे होती है। और जब आपकी विंड की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मूवमेंट होती है उसको बोला जाता है आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। हिंदी में बोला जाता है वायुमंडलीय परिसंचरण। विंड में क्या होता है, विंड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। और ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होती है, प्रेशर में डिफरेंस की वजह से। आया समझ में बेटे? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। जो सबसे कॉमन फीचर है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर का वो है इज द अकरेंस ऑफ बोथ सबसिस्टेंस एंड कैश क्रॉप। यानी कि यहाँ पे रिपीट में दोबारा से समझाती हूँ सविता। आपका एयर क्या होती है, एयर में सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट होती है, यानी कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन जो विंड है, विंड में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है ऐसे। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्यों होती है, प्रेशर में डिफरेंस के कारण। दो एरिया है, एक एरिया में हाई प्रेशर है, एक एरिया में लो प्रेशर है। तो ये विंड कैसे मूव करती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है ऐसे। ठीक है, और जब आपका वर्टिकल मूवमेंट भी होती है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होती है तो उसको बोला जाता है आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, यानी कि वायुमंडलीय परिसंचरण। आप बहुत सी जगह पे ये पढ़ोगे, वायुमंडलीय संचरण या फिर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आपने पढ़ा होगा। तो उस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का मतलब होता है कि इसमें हवा की गति हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होती है। ओके, अब आया समझ में? ये क्लाइमेटोलॉजी है, बहुत इंटरेस्ट के साथ हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे। और उसमें क्या है, टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो हमारे डेली की जो लाइफ है उससे जुड़े हुए हैं, जो हमने देखे हुए हैं। ओके, ये आपको क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा, बाकी अगर नहीं भी हुआ है तो क्लाइमेटोलॉजी की क्लास में आपको क्लियर मैं कर दूंगी। और बेटे आपको अगर मेरा समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, आपके क्वेश्चन भी सोल्व होते हैं, पीवाईक्यू भी सोल्व होते हैं, तो आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज 2 मिनट का टाइम निकाल के आप जीतू सर को जरूर मैसेज करना कि किरण मैम कैसा करवाती हैं, ज्योग्राफी का आपको कैसा लगता है। और मेरे को भी स्क्रीनशॉट भेजना ताकि मेरे को लगे कि हाँ आपने मेरा कहा हुआ माना है। ठीक है, तो प्लीज एक बार कैसा भी फीडबैक हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ अगर मेरा कुछ बुरी भी बात आपको नहीं समझ में आता है तो वो भी बता देना, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन फीडबैक जरूर देना होता है, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि मेरे को कहाँ पे सुधार करना है या आपको और कैसे मैं और बेटर वे से समझा सकती हूँ। ठीक है, हालांकि मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास 100% सिलेबस भी है ना, तो उस 100% सिलेबस में से अगर हम 80% सिलेबस करते हैं तो वो 80% सिलेबस भी बेटे ऐसा होना चाहिए कि हमारे 80 के 80 क्वेश्चन इस यहाँ से जो आए वो ठीक हो। चाहे 20% क्वेश्चन में हमारे तुक्के लग जाए, लेकिन 80% क्वेश्चन हमारे बिल्कुल ठीक होने चाहिए।
मानते हो ये बात? कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। कंसेप्ट क्लैरिटी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते एग्जाम में, ठीक है। तो अब आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो भूमध्य सागरीय क्लाइमेट है ना, इसका कैसा नेचर है कि ये यहाँ पे जो ये एग्रीकल्चर करते हैं ना, भूमध्य सागरीय कृषि, ये अपने निर्वाह के लिए भी यानी कि अपने यूज के लिए भी करते हैं, और साथ ही साथ कैश क्रॉप यानी कि ऐसी फसलें भी उगाते हैं जिसको ये बेच के अपना क्या करते हैं, इकोनॉमी को रेज करते हैं। हिंदी में देख लो कि भूमध्य सागरीय कृषि की सबसे आम विशेषता इसके प्रत्येक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में निर्वाह और नकदी फसलों दोनों की घटना है। यानी कि इसमें निर्वाह और नकदी, नकदी फसल कौन सी होती है जिसको हम बेच के और पैसे कमाते हैं, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आपकी भूमध्य सागरीय क्लाइमेट में है। पिछली में हमने देखा कि वो सिर्फ अपने निर्वाह के लिए फसलें उगाते थे और पशुओं को पालते थे, लेकिन इसमें अपना भी जीवन यापन करते हैं और साथ ही साथ जो है बेचते भी हैं। ओके। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है द रिलेटिव एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स बोथ फॉर कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग वेरीज विद रेनफॉल। ये वही सेम कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो किस पे ज्यादा जोर देते हैं, वाणिज्यिक। कमर्शियल का मतलब होता है जब हम किसी भी क्रॉप को कमर्शियली जब ग्रो करते हैं, यानी कि कमर्शियल पर्पस के लिए। कमर्शियल पर्पस का मतलब है कि जब हम फसल को मार्केट में बेचने और फिर उससे पैसे कमाने के लिए जब हम यूज करते हैं, जब हम ग्रो करते हैं, उसको बोला जाता है वाणिज्यिक। वाणिज्यिक का मतलब होता है सीधा व्यापार से, कि हम फसल का व्यापार के लिए जब वो उसको उगाते हैं। और निर्वाह का मतलब होता है अपने जीवन जीने के लिए। हम पूरा 12 महीने होते हैं, 12 महीने में हमें भी गेहूं चाहिए, राइस चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो हम अपने निर्वाह के लिए भी खेती करते हैं। तो इस मेडिटेरियन क्लाइमेट में दोनों तरीके की खेती होती है, कमर्शियल भी और निर्वाह भी, ठीक है। उदाहरण के लिए उत्तरी अफ्रीका देशों के मुख्य उत्पाद मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में जौ और बकरी की खाल होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। और दक्षिण यूरोप का मुख्य उत्पाद गेहूं और शीर है। ये जो कह रहे हैं ना कि ये जो कमर्शियल और सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, ये रेनफॉल के अकॉर्डिंग होती है। अगर बारिश अच्छी हो जाती है तो क्रॉप अच्छी होगी, क्रॉप अच्छी होगी तो ज्यादा से ज्यादा बेची जाएगी। वही बारिश कम होगी तो सिर्फ अपने ही निर्वाह के लिए हम कंप्लीट अपनी जरूरत पूरे कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो नेचर है हमारी भूमध्य सागरीय का, वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब है कि सिर्फ हम अपने लिए यूज करें, एक्सटेंसिव का मतलब है जब हम बाहर वालों के लिए भी खेती करना शुरू कर देते हैं। एक्सटेंसिव मतलब वो हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है ये है इन द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ मेडिटेरियन सी द टू मोस्ट इंपोर्टेंट कैश क्रॉप। ये कहते हैं कि भूमध्य सागर के सीमावर्ती, ये भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो दो सबसे इंपोर्टेंट नकदी फसलें वो है जैतून और अंगूर। और विश्व की 2/3 वाइन, वाइन मतलब जो शराब होती है ना, उसका उत्पादन इटली, फ्रांस और स्पेन में होता है। अकेले 2/3 आपका इटली, फ्रांस और स्पेन में होता है। वाइन किससे बनाई जाती है? जो आपकी अंगूर है, अंगूर को सुखा के, गला के, सड़ा के, उससे बनाई जाती है आपकी वाइन। और आपके जो किशमिश है, किशमिश भी किसकी वजह से बनते हैं? इन अंगूरों को ही अंगूरों से ही किशमिश बनाई जाती है। और आपका जो ग्रीस है वो किशमिश और वाइन वाइन में माहिर है। और स्पेन आपका संतरे, जैतून का तेल और वाइन में। देख लो, इटली, फ्रांस और स्पेन में तो आपकी 2/3 वाइन बनाई जाती है। ग्रीस में किशमिश और वाइन दोनों बनाई जाती है। आपका जो स्पेन है, स्पेन में संतरे, जैतून, तेल, ये सब बना है, और वाइन भी। उसके बाद कहते हैं जैतून और अंगूर भूमध्य सागर की सीमा से लगे वाणिज्यिक खेतों की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जो आपका जैतून का तेल है और अंगूर है वो वहां के लोगों की आय का मेन सोर्स है। लगभग आधी भूमि अनाज विशेषकर गेहूं उगाने के लिए समर्पित है, ठीक है। Half of the land is devoted to growing cereals और horticulture is highly developed in California। अब ये horticulture क्या होता है? बागवानी कृषि।
व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? किसी को पता है हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आपका बागवानी कृषि। ठीक है, ये जो आपका हॉर्टिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर में आपकी जो एग्रीकल्चर है इस कंसर्न के साथ की जाती है। वहां पे प्लांट ग्रो की जाते हैं ताकि जो लोग हैं वो अपना फूड की जरूरत पर पूरी कर सके, कोई मेडिसिनल पर्पस है या कोई एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन है, इन सब के लिए यूज कर सके। अगर 4 तरीके के आपके हॉर्टिकल्चर के मैं नाम बताऊं, जैसे आपका ओलेरी कल्चर है, पोमोलॉजी है, वीटी कल्चर है, फ्लोरिकल्चर है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इनके नाम लिख लो बेटे। सबसे पहला है, लिखो बेटे, बोलो हॉर्टिकल्चर के जो टाइप्स हैं। हाँ जी, बागवानी कृषि। आवाज नहीं आ रही? अभी तो मैं बोली ही नहीं बेटे, आवाज तो आ रही होगी आपको। क्यों नहीं आ रही आवाज? आवाज तो क्लियर आ रही है यशवंत। कोई नहीं बेटे, नेटवर्क इश्यू हो जाता है। ठीक है, नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं आ रही होगी। ये जो आपको एग्रीकल्चर के नेम है ना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये कह रही हैं, कैलिफोर्निया स्पेशलाइज इन ग्रोइंग सीट्रस फ्रूट एंड डेसिडियस फ्रूट्स। आपका जो कैलिफोर्निया वो खट्टे फल और पर्णपाती फल उगाने में माहिर है। बागवानी का अभ्यास अन्य भूमध्य सागरीय भूमियों में भी किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका जैम तैयार करने और अंग्रेजी बाजार के लिए खट्टे फलों को संरक्षित करने में माहिर है। साउथ अफ्रीका। और वही ऑस्ट्रेलिया अनाज की खेती, पशुधन चराने और किशमिश बनाने के लिए अंगूर उगाने पर ध्यान केंद्रित करता है। और आपको जो टर्की है, टर्की अडेना मैदान पर कपास उगाता है। और रूस ने ब्लैक सी के पूर्व में ट्रक खेती और ओलेरी कल्चर विकसित किया है। अब बेटे, ये ट्रक फार्मिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रक फार्मिंग क्या होता है? ट्रक फार्मिंग होता है, ये ट्रक फार्मिंग से ये मत समझना कि आपका ट्रक में खेती की जाती है। देखो, ट्रक का मतलब क्या होता है? ये आपका ये कोई एरिया है, यहाँ पे जो वेजिटेबल है, वेजिटेबल की फार्मिंग की जाती है, कृषि की जाती है। फिर रात को इन वेजिटेबल को ट्रक में लोड किया जाता है और पूरी रात ये ट्रक सफर करके
जहां पर वो सब्जी पहुंचानी होती है वहां पे वो सब्जी पहुंचा देता है। इसलिए इस फार्मिंग को क्या बोला जाता है, ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग में काम होता है, ट्रक फार्मिंग रिलेटेड है वेजिटेबल की फार्मिंग से। वेजिटेबल की फार्मिंग को बोला जाता है ट्रक फार्मिंग। और ओलेरी कल्चर किसकी स्टडी है, ओलेरी कल्चर इज द साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग डीलिंग विद द कल्चर ऑफ नॉन पैडी प्लांट्स फॉर फूड। ठीक है, साइंस ऑफ ग्रो, ओलेरिकल्चर का मतलब भी है आपका द साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल, यानी कि वेजिटेबल कैसे उगाते हैं इसकी जो साइंस है उसको बोला जाता है ओलेरिकल्चर। ठीक है, जो ओलेरिकल्चर है वो आपका हॉर्टिकल्चर का एक टाइप है और ये डील करता है आपका जो वेजिटेबल है, सब्जियां हैं, सब्जियों सब्जियों के उगाने से लेके उसको स्टोर करने, उन पे प्रोसेसिंग और उनको मार्केट तक पहुंचाने की विधि को बोला जाता है आपका ओलेरी कल्चर। और यही आपका ट्रक फार्मिंग होता है। ट्रक फार्मिंग में भी आपका, इसको ट्रक फार्मिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि इन सब्जियों को इस ट्रक में फिल कर दिया जाता है, लोड कर दिया जाता है और ये ट्रक पूरी रात इस डिस्टेंस को कवर करके मार्केट तक इन सब्जी को पहुंचा देता है। तो पूरी रात इस ट्रक के द्वारा जो ये डिस्टेंस कवर किया गया है उसकी वजह से बोला गया है इसको ट्रक फार्मिंग। हाँ जी, वेजिटेबल्स ओलेरी कल्चर। ठीक है, एक एक जो वर्ड है उसको पकड़ो बेटे, एक एक वर्ड का जो मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद बोलते हैं हिंदी में, देखो कि भूमध्य सागरीय बेसिन, मध्य चिली और दक्षिण अफ्रीका के जो किसान हैं वो आमतौर पर गहन जुताई पद्धति में बहुत अधिक शारीरिक श्रम लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे आपके जो किसान हैं वो लेबर वर्क जो है ज्यादा करते हैं, जबकि जो आपकी कैलिफोर्निया है, ऑस्ट्रेलिया के किसान है वो व्यापक कृषि के उपाय अपनाते हैं, यानी कि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर और इंटेंसिव टीलेज मेथड। अब ये इंटेंसिव टीलेज मेथड क्या होते हैं और एक्सटेंसिव मेथड क्या होते हैं ये देख लेते हैं। इंटेंसिव टीलेज का मतलब होता है बेटा जब हम किसी एरिया को बहुत गहराई तक प्रिपेयर करते हैं, यानी कि मिट्टी को बहुत गहराई तक जोतते हैं फसलों को उगाने के लिए, उसको बोला जाता है इंटेंसिव टीलेज। ठीक है, इंटेंसिव टीलेज। अगर मेथड बात करें तो इंटेंसिव टीलेज मेथड बहुत सारे जो मेथड होते हैं वो होते हैं, अभी इनमें कोई स्पेसिफिक मेथड का नेम नहीं आ रहा है। आपका जो एक्सटेंसिव अच्छा, अब आपका एक है इंटेंसिव टीलेज मेथड और एक है एक्सटेंसिव टीलेज मेथड। इंटेंसिव टीलेज मेथड का मैंने बताया कि इसमें आप जो खेत है, खेत की मिट्टी उसको बहुत गहराई से जोतते हैं। वही आपका जो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है ना उसमें हम फर्टिलाइजर का, केमिकल फर्टिलाइजर, लेबर और रुपया लगाते हैं, लैंड जो है उसको अच्छे तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो ये होता है आपका एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। इसमें हम लेबर कम पर टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करते हैं एक्सटेंसिव में। उसके बाद देखो ये एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में बोल रखा है, दे प्रेफर टू यूज फार्म मशीनरी फॉर वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन, यानी कि ये मशीन का यूज करते हैं जोतने के लिए, प्लोइंग का मतलब है बोने के लिए, प्लांटिंग का मतलब है उगाने के लिए और हार्वेस्टिंग का मतलब है काटने के लिए मशीन्स का यूज करते हैं। हिंदी में देख लो कि वे जुताई
रोपण और कटाई जैसे विभिन्न कृषि कार्यों के लिए कृषि मशीनरी का उपयोग करना पसंद करते हैं। और वही आपका फार्मर्स डिराइव अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट। हिंदी में देख लो कि किसानों को पशु उत्पादों से आय का एक छोटा सा प्रतिशत प्राप्त होता है। यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, थोड़ा बहुत किया जाता है जिससे उनको थोड़ी बहुत आय मिल जाती है। और इस अवधि के दौरान पानी और अच्छी चरागाह भूमि की कमी के कारण पशुधन उत्पादन में बाधा आती है। यहाँ पे क्या होता है कि पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, क्योंकि गर्मियों में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती, बारिश अच्छी नहीं होती, और फिर बारिश अच्छी नहीं होगी तो आपका वहां पे वनस्पति भी ग्रो नहीं करेगी। वनस्पति ग्रो नहीं करेगी तो वहां के एनिमल्स के लिए जो चरागाह है, जो भूमि पर जो घास है उसका वो नहीं ग्रो करेगी, जिसकी वजह से वहां पे चरागाह की कमी के कारण पशुओं के पालन में उत्पादन में बाधा आएगी। ठीक है। लैक ऑफ वाटर एंड गुड ग्रेजिंग लैंड ड्यूरिंग द समर, सर्दियों में यही होता है। सम फार्मर लिविंग अलोंग द मेडिटेरियन सी ट्रेडिशनली यूज ट्रांसह्यूमेंस। अब अगर आपको ट्रांसह्यूमेंस का नहीं पता है तो मेरे को बता दो, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था जब हमने नोमैडिक हर्डिंग किया था कि ट्रांसह्यूमेंस क्या होते हैं। आपका जो ये मेडिटेरियन क्लाइमेट के पीपल है ये क्या करते हैं, आपके मेडिटेरियन जो भूमध्य सागर उसके किनारे पे रहते हैं और वे ट्रांसह्यूमेंस करते हैं। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब है ऋतु परिवर्तन, यानी कि माइग्रेशन करते हैं। जब बारिश होती है तब तो अंदर चले जाते हैं और जब बारिश नहीं होती तो समुद्र के किनारे पर रहते हैं। ठीक है। क्या है कि शिप्स एंड गोट्स आर द मेन एनिमल्स। बताओ बेटे, यहां तक क्लियर हो गया सबको? बेटे आपको, बेटे इग्लू यहाँ पे नहीं होते हैं। इग्लू आपके साइबेरिया में होते हैं, जो ठंडा इलाका होता है जहां पे ठंड पड़ती है। सविता, यशवंत इग्लू में नहीं रहते हैं। इग्लू आपके रहते हैं साइबेरिया वाले एरिया में। पहले मैं आपको मैप दिखाती हूँ तब आपको ये सारा समझाऊंगी हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। रुक जाओ एक बार। एक मिनट रुको बेटे। ये देखो, अब हम क्या बात कर रहे हैं। कोई नहीं यशवंत, मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। देखो, ये जो ग्रीन ग्रीन से एरिया दिख रहा है ना, सबसे पहले ये एरिया देखते हैं। ये है आपका, जो आपको व्हाइट से दिख रहा है ना इस ग्रीन के बीच में, ये आपका मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। ये वाला आपका यहां तक, ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है यूरोप। और ये है आपका अफ्रीका। अफ्रीका का ये वाला जो पार्ट है ये है आपका, यहाँ पे आपकी मेडिटेरियन क्लाइमेट होती है।
यहाँ पे आपकी मेडिटेरियन क्लाइमेट होती है। ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का ये निकला हुआ जो भाग है इसको बोला जाता है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में भी आपकी मेडिटेरियन क्लाइमेट होती है। ये है आपका, ये पूरा लंबा सा दिख रहा है, ये भीड़ा सा, ये चिली है। चिली में भी मेडिटेरियन क्लाइमेट होती है। और ये है अफ्रीका का सदर्न पार्ट, केप टाउन बोलते हैं, यहाँ पे भी आपकी मेडिटेरियन क्लाइमेट होती है। और ये ऑस्ट्रेलिया का सदर्न पार्ट है जहां पे आपकी क्या होती है, मेडिटेरियन क्लाइमेट होती है। बस यही रीजन है पूरे वर्ल्ड में जहां पे आपकी मेडिटेरियन क्लाइमेट होती है। और इग्लू कहाँ पे रहते हैं, ये देखो, ये आपका 30 से 35 लेटीट्यूड के बीच में है। लेकिन ये यहाँ पे सर्दियों में बारिश किसकी वजह से होती है, आपके वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से। क्योंकि यहाँ पे आपकी वेस्टर्ली विंड चलती है, लेकिन हम जिस इलाके में चलते रहते हैं वहां ईस्टर्ली विंड है। तो हमारे यहाँ पे जो बारिश होती है वो ईस्ट टू वेस्ट विंड की वजह से होती है, जबकि आपके जो ये वाला एरिया यहाँ पे वेस्ट, जो वेस्टर्ली है यानी कि वेस्ट टू ईस्ट की तरफ वो विंड चलती है, इसलिए यहाँ पे सर्दियों में बारिश और यहाँ पे गर्मियों में बारिश होती है हमारे इंडिया में। ठीक है। और आपका ये जो ऊपर वाला भाग है ये पोलर एरिया के पास है, और ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा इतना बड़ा, सबसे बड़ी कंट्री वर्ल्ड की रशिया है। ठीक है। और ये रशिया का इधर वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है साइबेरिया। ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और यहाँ पे जो है कोई भी एग्रीकल्चर वगैरह कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है। ये लगा लो कि आपका सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 10 घर मिलेंगे आपको, 10 से भी कम, 5 लगा लो, इतने कम मिलेंगे। रसीले नहीं, खट्टे खट्टे फ्रूट होते हैं सविता, खट्टे। और इग्लू यहाँ ही पे बनाए जाते हैं, यहाँ पे जो कनाडा है, ग्रीनलैंड है, और आपका ये रशिया वाला भाग है, यहाँ पे क्या है, आपकी सर्दियों में यहाँ पे बर्फ पड़ती है। और बर्फ पड़ने की वजह से यहाँ पे क्या है, पूरा साल ही बर्फ पड़ती है एक तरीके से। सिर्फ 3 से 4 ऐसे महीने होते हैं जब बर्फ नहीं पड़ती, बाकी पूरा महीने बर्फ पड़ती है। और ये आपको तब क्लियर होगा जब हम पूरे वर्ल्ड के बायोम पढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड को क्लासिफाई करेंगे ना कि कहाँ पे कैसी क्लाइमेट मिलते हैं, तब समझ में आएगा। ओके, अब ये यहां तक क्लियर है आपको। बताओ, यहां तक क्लियर है? हाँ यशवंत, आप मुझे कह रहे थे कि मुझे कोई डाउट है, कोई इश्यू है। अगर मैंने जो आपका नोट्स है वो अपलोड कर दिए हैं, है ना, नोट्स जियोमॉर्फोलॉजी के अपलोड हो गए हैं। जो आपकी वोन थ्यूनेन मॉडल है उसका भी मैंने जो नोट्स है वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप किसी को कोई डाउट है तो वो बता दो मेरे को। यशवंत, आपको जो भी डाउट है, देखो ये जो टॉपिक है ना थोड़ा डीप से पढ़ने वाला, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं, फिर आगे हमारी थ्योरी। हाँ जी होगी, बिल्कुल होगी सविता, 8 बजे क्लास। ये टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है, नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी पूछो यशवंत, क्या इश्यू है, ऐप का जो भी इश्यू है मेरे को बताओ। पूछ लो बेटे, यहाँ पे जो भी इश्यू है। क्लियर हो गया? ठीक है। देखो अब 8 बजे यही टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमारी 2 फॉर्म है, क्योंकि एक टॉपिक में फिर हमारे बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, और फिर ऐसा नहीं है ना कि मैं एक वर्ड आपको क्लियर नहीं करूँ और आगे चलती जाऊं, जल्दी जल्दी सिलेबस करवाऊं। देखो मैं सिलेबस भी कंप्लीट करवाने का मेरा टारगेट है, लेकिन मेरा ये भी टारगेट है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लाइव क्लास का अपडेट आता है पर ज्वाइन नहीं हो पाता, तो आप एक काम कर लिया करो, उस ऐप को बंद करके दोबारा से ऐप खोल के और फिर क्लास जो है ना वो ज्वाइन किया करो। कई फोन में ना ये प्रॉब्लम हो जाती है बेटे। आप ऊपर से जब मैसेज आता है ना उससे ज्वाइन मत किया करो, अंदर आओ, अंदर आके फिर ज्वाइन करना, तब आपका हो जाएगा। और फिर भी नहीं हो रहा तो ऐप को बंद करके और दो फोन को बंद करके दोबारा से रिफ्रेश करके और दोबारा से चलाओ, फिर हो जाएगा। ठीक है। तो अब मिलते हैं हम
8 बजे वाली क्लास में। तब तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो, और ये नोट्स मैं आज ही अपलोड कर दूंगी क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इससे क्वेश्चन आपको बनाने ही पड़ेंगे, इसके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। और इससे क्वेश्चन आते हैं बेटे, कमर्शियल फार्मिंग से क्वेश्चन आया है, सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी ज्वाइन हो पाया, क्यों, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई है कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा है? कोई बात नहीं रुचि, हमने दो ही आपका 6 और 7 किया। अभी हमारा नेक्स्ट क्लास में 8, 9, 10, 11, 12, 13 6 टाइप की फार्मिंग हो रहती है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, नहीं तो इस क्लास को दोबारा से देख लेना। ओके, अब आपकी पेपर 1 की भी क्लास है, उसको अटेंड करो, फिर हम 8 बजे मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू सो मच।